जैसा कि बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इसके कुछ दिन पहले हमने क्या पढ़ा था, टेंस 3 प्रकार के, उसके बाद तीनों के जो है 4-4 प्रकार हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि पूरे टेंस का जो पहचान होता है वो पढ़ा है। समझ में आया कि नहीं है? पूरे टेंस का पहचान हम लोगों ने पढ़ा। आई बात समझ में? तो सभी लोग सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देंगे और कहीं पर ध्यान नहीं देंगे। आई बात समझ में? कोई भी बच्चा बाहर नहीं देखेगा, सिर्फ यहाँ पर ध्यान देगा। जैसा कि हम लोग पहचान तो पढ़ ही लिए, अब बारी आई है किसकी? हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे ये देखना है कि सर आप मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मतलब क्या होता है? हेल्प मतलब सहायता करना, मदद करना। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग मतलब भी सहायता करना होता है। अब जो सहायता किसकी करेगा? क्रिया, वर्ब किसकी मदद करेगा? यानी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मदद करानी है किसकी? क्रिया की, एक्शन की मदद करानी पड़ती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तब आप बताइएगा कि हम जो है क्रिया की मदद करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अमन समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसलिए सिर्फ ध्यान कहाँ रहेगा आप लोग का? बोर्ड पर। हैव लुक, ध्यान से देखिए। आगे हम लोग बात क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ध्यान से सुनो। डू, डज। इसके साथ हम एक चीज और लिखेंगे। आखिर डू डज के साथ यानी हम डू किसके साथ प्रयोग करेंगे, डज किसके साथ प्रयोग करेंगे। अगर अभी से अगर हम ये चीजें समझ लेंगे तो आगे चल के हमें ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। डू हम जो है बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं। डू किसके साथ प्रयोग किया जाता है? बहुवचन के साथ। बहुवचन किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट। अभी हम आपको आगे बताते हैं, ध्यान से सुनिए। अब डज किसके साथ प्रयोग करते हैं? एक वचन के साथ। अब ध्यान से सुनिए। अब हम थोड़ा सा एक वचन और बहुवचन की बात कर लेते हैं। एक वचन और बहुवचन, ध्यान से सुनिए। आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगुलर। क्या बोला जाता है? सिंगुलर बोला जाता है। और बहुवचन को क्या बोला जाता है? प्लूरल बोला जाता है। प्लूरल। हम लोग प्यूरल प्यूरल चिल्लाते हैं ना, बट ये रॉन्ग होता है। इट्स रॉन्ग, इट्स राइट। प्लूरल क्या कहा जाता है? इसे प्लूरल। आई बात समझ में? देखो प्लूरल, प्लूरल इसको क्या पढ़ते हैं? प्लूरल। आई बात समझ में ना? अब ध्यान से सुनो। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप मुझे बताओ सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, यानी एक वचन और बहुवचन क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। जहां पर एक वस्तु की बात की जाती है, जहां पर एक वस्तु की बात की जाए, वो एक वचन होता है। अब जैसे मान लो मेरे हाथ में कितना मार्कर है? एक। अब बताओ एक वचन है बहुवचन है? एक वचन है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर जैसे मान लो एक रेड वाला इंक रखा है, ये इंक कितना रखा है? 1 2 3 4, एक रखा है, यानी ये एक वचन है बहुवचन है? अच्छा, यहाँ पर कितने लोग पढ़ा रहे हैं? सिर्फ मैं, यानी एक लोग पढ़ा रहे हैं। तो मुझे आप बताइए, क्या मैं सिंगुलर हूँ कि प्लूरल हूँ? सिंगुलर में, यानी कि मैं एक वचन हूँ। यानी अगर एक वस्तु की बात की जाए तो वो एक वचन होता है। बट बच्चों अगर बात कर लिया जाए प्लूरल की, इसमें यह कहा जाता है एक से अधिक हो या फिर दो या दो से अधिक। कहीं कहीं पे लिखा रहता है दो या दो से अधिक, और कहीं पे लिखा रहता है एक से अधिक। बात एक ही है। अगर कोई वस्तु एक से अधिक है, एक नहीं एक से अधिक है, तो वो बहुवचन माना जाता है। जैसे मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? एक वचन है बहुवचन? बहुवचन। आए बात समझ में? देखिए ये आपको दिख रहा है कपड़ा है ना, अब मिटाने वाला है। अब मुझे बताओ ये एक वचन है बहुवचन है? एक वचन होगा। लेकिन अब जैसे मेरे हाथ में, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये दो है। अब जैसे मान लीजिए आप बताइए एक वचन बहुवचन? एक वचन। एक वचन। आई बात समझ में? आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग एक वचन हो बहुवचन हो? अब जैसे मान लो हम यहाँ पे अर्पित को लाके खड़ा कर देते, चलो अर्पित आ जाओ। अब अर्पित की बात हो रही, अर्पित एक वचन की बहुवचन? एक वचन। बात समझ में आ रहा है ना? गुड। अब थोड़ा सा तुम भी साथ में चले आओ।
अब अर्पित और प्रिंस की बात हो रही, दो लोग खड़े हो गए, अर्पित और प्रिंस। अब बताओ एक वचन की बहुवचन। गुड, बैठ जाओ। आप लोग को समझ में आ गया ना एक वचन बहुवचन, एकदम इजली। ठीक है, अब एक चीज और है, जैसे कुछ चीजें होती है जिसको हमको जानना है कि वो एक वचन है एक बहुवचन है। अब ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखना होगा। ही, सी, इट और सिंगल नेम। सिंगल नेम मतलब सिर्फ एक नाम, ठीक है ना, सिंगल नेम, ये क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल सिर्फ इतना होता है, यू, वी, दे, आई और डुअल नेम। आप डबल भी बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आई बात समझ में? अब आपको प्रॉब्लम है एक वचन और बहुवचन में? प्रतीक्षा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? गुड। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसका नाम है डू और डज। डज का प्रयोग बहुवचन के साथ और डज का प्रयोग एक वचन के साथ। ये आप लोग को पता है ये क्या है? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव यानी ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि टेंस में इन्हीं सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। वो आगे चल के हम आपको समझाएंगे, फिलहाल आप इस समय इतना ही समझे। अब आगे देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, बहुत बढ़िया, इज, एम, आर। अब ध्यान से सुनिएगा, इज एक वचन के साथ अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट आई रहेगा, क्या रहेगा? आई। अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो हम एम का प्रयोग करते हैं। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? ये आगे चल के आपसे पूछा जाएगा, इसलिए अभी से ध्यान से देखते रहो। अब देखो अगला नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज, हैव। आई बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाए हैज एक वचन के साथ की बहुवचन, तो आप क्या बताएंगे? एक वचन। और हैव बहुवचन। अब ध्यान से सुनो, जैसे इसमें देखो डू, डज है, इज, एम, आर है, हैज, हैव है। अब यही हैज, हैव इसी का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, इसी का। समझ में आया कि नहीं है? बट इसमें एक वर्ड जुड़ जाता है, बीन। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैज बीन, और दूसरा हैव बीन। आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? गुड। हैज, देखो जैसे हैज एक वचन के साथ वैसे हैज बीन भी एक वचन के साथ। परी आ रहा है समझ में? हिमांशु आ रहा है? बहुत बढ़िया। हैव बीन किसके साथ प्रयोग करेंगे? बहुवचन। ठीक है, अब हम लोग अगले टेंस की तरफ चलते हैं। समझ में आया कि नहीं है सृष्टि? चले फिर आगे। देखो अब ध्यान से सुनिएगा, अगला क्या होता है? डिड। डिड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक इकलौता हेल्पिंग वर्ब है। इकलौता मतलब सिर्फ एक ही ना। अब ध्यान से सुनना, अब एक बात आ गई सर, बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बच्चों? सर यहाँ तो दो है, तीन है, दो है, दो दो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो डिड है। अब एक बात ये आ जाती है कि सर हम डिड को एक वचन के साथ रखें कि बहुवचन के साथ रखें? अगर हम ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा क्या कर देते हैं कि ताकि प्रॉब्लम ना मतलब ना हो, तो हम इसको क्या कर देते हैं भैया? दोनों वचनों के साथ रख देते हैं। यानी हमारा मन करे मतलब डिड एक वचन के साथ और बहुवचन दोनों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दोनों वचनों के साथ। दोनों वचनों के मतलब समझ रहे हैं? हाँ, एक वचन और बहुवचन, दोनों वचनों के साथ। जब भी अगर किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? दोनों वचनों के साथ उसका प्रयोग हम कर देते हैं। आ रहा है समझ में लक्ष्मी? गुड। अब ध्यान से देखिएगा, अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज एंड, इसको कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं, बट बेटा वेयर नहीं है, इट्स वर। इसको हम क्या पढ़ेंगे? वर पढ़ेंगे। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनो, वाज एक वचन के साथ, किसके साथ? एक वचन के साथ, और वर बहुवचन के साथ।
आई बात समझ में? अगला अब है किसका? प्रेजेंट, ओ सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब एक है, तो ऐसा इसमें क्या करें? दोनों वचनों के साथ। गुड, समझदार हैं आप लोग। दोनों वचनों के क्या हुआ? वचन सही है, वचन नहीं वचन, दोनों। देखो वचन लिखा है ना, यही बात कर रहे हो आप ना? सही है कि नहीं सही है? हाँ। अब यहाँ पर बात करते किसका? प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका क्या होता है? यही वाला उठ करके यहाँ चलाएगा आराम से। आदर्श हैड, आप लोग देख पा रहे हो क्या है? ये याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाता है, आराम से याद हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे? दोनों वचनों के साथ। आ रहा है समझ में? हिमांशु आ रहा है? दिव्यांश ठीक है। अब हम लोग अगले टेंस पे चलते हैं। किसका नंबर है? फ्यूचर पर। फ्यूचर पे बात करते हैं। इसमें क्या होता है? ध्यान सुनो, ये बहुत इजी होता है, बहुत बहुत बहुत। बस आपको कितना याद करना है? देखो 1 2 3 4, ये 6 याद कर लो, बाकी ये उसी का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें तो बहुत इजी है। ऐसा करते हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब बना लेते हैं, तब इसको हम रखते हैं एक वचन बहुवचन के साथ। ध्यान से सुनना, पहले हम इसको लिख लेते हैं। विल सेल, इसको भी हम यहीं पे रख देते हैं, सब में विल सेल होता है। विल सेल, विल सेल। अभी ये पूरा हम नहीं बना रहे, अभी सिर्फ हम बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। विल सेल, देख रहे हो? इसका जो सबका सेम सेम है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो विल सेल अब सब में हो जाएगा तो ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए क्या हुआ? इसमें बी ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड किया गया है? इसमें भी हैव ऐड कर दिए गए हैं। और आपको पता है यही हेल्पिंग वर्ब उठ करके यहाँ चला आता है। हैव, हैव, बीन अभी लगा रहे, लीजिए बजाइए बीन। समझ में आया कि नहीं है? आ गया। लेकिन बच्चों इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें हमें एक वचन और बहुवचन के साथ ऐसा प्रयोग नहीं करना, यानी हमें एक वचन बहुवचन इसमें नहीं रखना है। हमें इसमें कुछ चीज फॉलो कराना है, वो इस प्रकार। क्या? ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। यहां पर आपको दिख रहा है आई, क्या दिख रहा है? और दूसरा क्या दिख रहा है? वी। बस इन्हीं दोनों का कान पकड़ो और लेकर आ जाओ। किसके पास? सेल के पास लेकर आ गए, हम लेकर आ गए आई और वी के साथ। आपको जितनी जगह पे सेल दिख जाए, क्या दिख जाए? सेल, वहां सिर्फ आई वी के साथ सेल लगाओगे, बाकी ही सी इट, सिंगल नेम, यू दे, डबल नेम, ये सब आते तो आप क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। खाली याद रखिएगा आई और वी के साथ सेल लगाना है। समझ में आया? फिर अगर मैं बात करूं सेल भी किसके साथ लगेगा, यही वाला फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। आई और वी के साथ सेल है, किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ। इसमें भी वही नियम, आई और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो सब जगह विल लगाओगे। क्या लगाओगे? बोलो, किसी को प्रॉब्लम? तो बच्चों आज के सेशन में हमने ये सीखा, पूरे टेंस की सहायक क्रिया सीख लिया, साथ में हमने ये भी सीखा कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं और एक वचन किसके साथ, यानी इन हेल्पिंग वर्ब में कौन किसके साथ एक वचन या बहुवचन के साथ प्रयोग किया जाएगा। साथ में बच्चों एक चीज हम लोग और सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? ध्यान से सुनिए। आज ही हम ये बात क्लियर करेंगे कि सभी टेंसों में मेन वर्ब लगाया जाता है, मेन वर्ब लगाया जाता है, और उस मेन वर्ब को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों फिर चलते हैं हम थोड़ा सा कुछ और आगे। अब ध्यान से सुनिएगा, मेन वर्ब की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मेन वर्ब को देखो, ये तो शॉर्टकट नाम हो गया, इसका पूरा नाम होता है यम मतलब मेन और वी मतलब वर्ब, जिसकी हिंदी क्या हो सकती है? मेन मतलब हो गया मुख्य। मेन मतलब क्या हो गया? मुख्य।
और वर्ब मतलब हिंदी में बोलते हैं बच्चों मुख्य क्रिया। इतना आप लोगों को समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्रिया के कितने रूप होते हैं तो आप सिर्फ बताएंगे कितना? 5। कितना होता है? मेन वर्ब के सिर्फ 5 रूप होते हैं। और याद रखिएगा इन्हीं पांचों को हम इसी जगह पे रखते हैं। पांचों को हम कहाँ रखेंगे? इसी जगह पे रखेंगे। अब ये समझना है कि मेन वर्ब के 5 प्रकार कैसे होते हैं। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, कैमरामैन फोकस करो। देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ध्यान से सुनो, अभी आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आप आराम से समझ जाएंगे। ध्यान से सुनिए, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं होता है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? याद करना। जैसे हमने कोई भी एक्शन दे दिया, जैसे हमने क्या दे दिया? गो। क्या दिया? गो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा, अगर आपको याद रहेगा तो ही बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गलत हो गया ना, वेंट होता है। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। अगर पूछा जाए गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। क्या होता है? गॉन। लेकिन बच्चों क्या है, आपको एक बात और बता दूं, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म, ये जो फोर्थ वाला है और फिफ्थ वाला है, वहां पर क्या करना पड़ता है? इसमें हमें बनाने के नियम है। बनाने के नियम क्या है? ध्यान से सुनो, अगर आप किसी भी एक्शन में आईएनजी लगा दो, क्या लगा दो? तो वो मेन वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाएगा। बताओ, किसी को प्रॉब्लम नहीं? जैसे देखो, हमने लिखा गो और गो में सीधा आईएनजी ऐड कर दिया, बन गया फोर्थ फॉर्म गोइंग। आया समझ में? अब ध्यान से सुनो, जैसे अगर किसी भी एक्शन में यस या फिर ईएस लग जाएगा, यस या यस दोनों में से एक लगाना है। अगर आपने यस या यस का प्रयोग कर दिया तो वो मेन वर्ब का 5वां फॉर्म हो जाएगा। जैसे गो में हमने ईएस लगा दिया। फिलहाल इन सबके नियम होते, आईएनजी लगाने के नियम होते और यस या यस लगाने के नियम होते हैं। ये नियम हम आपको तब समझाएंगे जब ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। आई बात समझ में? आया? अगर मैंने यहाँ पर, ध्यान से सुनो, देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने एक वर्ब ले लिया लुक। क्या ले लिया? लुक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लुक ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म लुक्ड। क्या होता है? इसका थर्ड फॉर्म लुक्ड होता है। इसका कोई नियम नहीं होता, ये याद करना पड़ेगा। अब देखो, लुक में आईएनजी लगाओगे तो क्या बनेगा? लुकिंग। और ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। और अगर इसमें हम लुक में यस लगा दे तो लुक्स हो जाएगा। और ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। आए बात समझ में ना? बोलो, किसी की दिक्कत नहीं? अब एक चीज और है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मेन वर्ब में, मतलब किस टेंस में कौन सा मेन वर्ब लगता है। तो यहाँ पर हम रेड मार्कर से लिख रहे हैं, इसमें लगता है मेन वर्ब का पहला और 5वां फॉर्म। पहला और 5वां फॉर्म। 5वां फॉर्म कैसे लगाना है, मतलब कैसे क्या करना है, ये चीज हम ट्रांसलेशन में सीख लेंगे, रूल बनाते वक्त भी सीख लेंगे। अब ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वाला यूज किया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म दोनों यूज किया जाता है। बट कब किया जाता है ये भी हम आपको ट्रांसलेशन के वक्त या रूल बनाते वक्त सिखा देंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, तो ये क्या लिखा है? फर्स्ट भी लगता है, जब डिड लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब तो वहां फर्स्ट लगेगा। हम आपको बता रहे ना, ट्रांसलेशन में सिखा देंगे। अब ध्यान से सुनिए, और इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहला फॉर्म लगता है। आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनिएगा, अब फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर कोई भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस है, कोई भी टेंस, जैसे देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो दिमाग में नोट कर लो, उसमें चौथा फॉर्म लगेगा। कौन सा फॉर्म लगेगा? कॉन्टिन्यूअस है तो कौन सा फॉर्म लगेगा? ये भी कॉन्टिन्यूअस है, चौथा। बोलो, ये बात आपको समझ में आया? अगर कोई भी टेंस परफेक्ट होगा, क्या होगा? उसमें मेन वर्ब का, अरे
सॉरी, कौन सा फॉर्म लगेगा? ये भी देखो परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म। लेकिन अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे किस बात का, सब लोग जरा ध्यान देंगे। देखो यहाँ परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस है। इसमें ऐसा क्या करेंगे, इसमें हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। देखो इसमें भी हम लगाएंगे फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने सिर्फ क्या सीखा, एक वचन बहुवचन सीखा, उसके बाद टेंस का हेल्पिंग वर्ब सीख लिया, और हमने ये सीखा कि आखिर किस टेंस में कौन सा मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये सीख लिया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जो कि हमें टेंस टेंस जब जब ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो वहां ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इससे क्या होगा, हम लोग का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब ये चीज अगर हम पहले याद कर लेंगे तो हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आपको बोला था हम डायरेक्ट लेके नहीं चलेंगे, आपको एक 1 बाय 1 करके, यानी एक सीढ़ी पर ऐसे लेके चलेंगे। अब आप सोचो कि मैं डायरेक्ट चले जाऊं, तो अगर आप डायरेक्ट छत पे जाना चाहते हो जा सकते हैं, नहीं। अगर मान लीजिए आप सोचे कि मैं छत से डायरेक्ट नीचे आ जाऊं, आएंगे तो हाथ पैर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर आप 1 बाय 1 सीढ़ी करके आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा, आप आंख बंद करके भी आ सकते हैं। वैसे जब आप ट्रांसलेशन कर लेंगे ना, तो आंख बंद करके ट्रांसलेशन बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो में बस सिर्फ इतना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं बच्चों फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।